नमस्कार। आज हम एक ऐसे मौके पर, जबकि पूरा विश्व अलग अलग बातों के ऊपर नए सिरे से चर्चा कर रहा है, हम बात करेंगे संस्कृति की। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं देश की शीर्षस्थ संस्कृति विचारक, कल्चरल थिंकर, पद्म विभूषण, राज्यसभा सांसद, द कल्चरल आइकॉन ऑफ इंडिया, सोनल मानसिंह जी। सोनल जी, आपका स्वागत है। जब सोनल जी का नाम आता है तो संस्कृति का नाम भी आता है, क्योंकि सोनल और संस्कृति एक तरह से एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। और इसलिए आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल संस्कृति है क्या, और दरअसल संस्कृति कहाँ से उपजती है, संस्कृति शब्द की पूरी अवधारणा, हाइपोथेसिस क्या है। और इसलिए मुझे लगता है कि अब जबकि पेंडेमिक के बाद सारी चीज़ों की पड़ताल नए सिरे से हो रही है, बहुत ज़रूरी हो गया है कि अब हम कम से कम इस मौके पर कुछ पुरानी गलतियों को सुधार लें और संस्कृति को नए सिरे से सोचने समझने की कोशिश करें। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको सोनल जी आग्रह करता हूं कि संस्कृति की थोड़ी अवधारणा के साथ हम लोगों को रूबरू कराएं। जी, बहुत धन्यवाद। आपने पैंडेमिक का उल्लेख किया, जिसको कोरोना महामारी, महासंकट, जी, और इसमें न केवल एक या दो देश लेकिन पूरा विश्व इसकी असर के नीचे आ गया। बहुत अच्छा समय था। ये कुछ लोगों को विपरीत लगेगा कि अच्छा समय कैसे था। मैंने कोरोना को महाआचार्य महायोगी कोरोना का नाम दे दिया है। क्यों? क्योंकि जो प्रकृति के खिलाफ काम हो रहा था, जीवन की गति इतनी तेज हो गई थी कि जिसको संभाल पाना मुश्किल हो रहा था। विचार करने की शक्ति कुंठित होती जा रही थी। इट वॉज बीइंग नैरोड डाउन। आई, मी, माई सेल्फ, मैं, मेरा। तो बहुत सारी ऐसी विषैली, मैं कहती हूँ पॉइजनस काइंड ऑफ लाइफस्टाइल हैड इमर्ज्ड, चल रहा था। इस स्पाइरल से, विशियस स्पाइरल से छूटना, कैसे छूटा जाए, पता तो चल रहा था। तो प्रकृति ने स्टॉप लगा दिया, अवरोध खड़ा किया, कोरोना महामारी। उसमें जो जो बातें हुई वो मैं इसलिए जोड़ रही हूं कि जैसे मेरे हाथ में अभी भी उसका ये अवशेष बाकी है, जो हमारे जैन धर्म में मुंह पत्ती कहते हैं, जिससे न केवल आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर से बाहर आप सांस फेंकते हैं वो, और न तो आपके शब्द, कभी कभी कटु शब्द होते हैं, कभी कभी अपशब्द होते हैं, वो भी ना निकले। तो उसकी ये सिंबॉलिज्म जो है, प्रतीक है, ये मैंने रख रखा है। और मैं सबसे आग्रह करूंगी कि प्लीज इसको आप एक सिंबल की तरह पूजा में रख लीजिए। तो संस्कृति से ये जुड़ा हुआ है। मैंने क्यों इसकी बात छेड़ी है कि प्रकृति की जब विकृति होती है तो संस्कृति पे उसका गहरा असर पड़ता है। संस्कृति किसको कहते हैं, ये आपने कहा अवधारणा क्या है। बड़ा जटिल प्रश्न है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी। व्हाई? एकमात्र देश शायद विश्व में आज बचा है जहां हम कह सकते हैं कि द पेरेनियल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वो आज भी मौजूद है। सभ्यता, क्योंकि सभ्यता और संस्कृति जुड़े हुए हैं। हम मिस्र की, इजिप्ट की,
सुमेरिया की, बहुत सारी संस्कृतियों सभ्यताओं से अवगत हैं. वी नो दैट ग्रेट सिविलाइजेशंस रोज एंड फेल. yes. और शायद उनके कुछ अवशेष, जैसे कहते हैं कि आपका ये क्या कहते हैं इसको, यूनेस्को जो कर रहा है हेरिटेज, हेरिटेज वर्ल्ड हेरिटेज में डाल दिया. World Heritage. तो ग्रीस में जो है वो स्पार्टा, ये है वो सब. हेरिटेज जो इनटेंजिबल है, Exactly. जिसको आप हाथ से पकड़ नहीं नहीं सकते, जी. लेकिन जो आपके आत्मा को छूता रहता है, जिससे कि आपकी अवधारणाएं बनती जाती हैं, बिगड़ती जाती हैं, ठीक होती जाती हैं. जी. वो सारी जो विचार ये चले आ रहे हैं, मूल्य, आदर्श, सोच, चाहे वो दर्शन हो, और भारत में तो हम यही मानते हैं कि दर्शन आध्यात्मिक हो, लौकिक हो, पारलौकिक हो, सारा जुड़ा हुआ है. What we call today secular and spiritual, ऐसा कुछ हमारे है ही नहीं. आपके हर रोज के जीवन में ये सब जुड़ा हुआ रहता है. जुड़ा हुआ रहता था, आज भी थोड़ा बहुत है. तो संस्कृति, वो मैं कहती हूँ कृति, यानी बना बनाया एक चीज, एक सोच, एक विचार, कृति, सम बैलेंस्ड वे. तो बैलेंस्ड वे में जो आपकी जीवन धारा को सशक्त बनाता है, जो आपके जीवन के मूल्यों को उजागर करता है, जो आपके सबकॉन्शियस जो चेतना, उस चेतना के हर एक लेयर को संबोधित करता है, और जिससे कि आपकी मेरी, सभी की, देश की, समाज की कार्यशैली चलती है. कुछ नीति नियम, कुछ विधान, और उससे जुड़ी हुई सारी चीजें, कि वो दर्शन हमारे यहाँ कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम. फॉर एग्जाम्पल, सत्य क्या है? तो सत्य सुंदर है. सुंदर क्यों है? क्योंकि वो शिव है, ऑस्पिशियस है, मंगल है, शुभ है, कल्याणकारी है. सृष्टि का जो कल्याणकारी तत्व है, जैसे प्रकृति ने महामारी कोरोना को क्यों उत्पन्न किया, कि जो अशुभ है, अमंगल है, उसको हटाना है, फिर से कल्याणकारी समाज की स्थापना करनी है, पर्यावरण की स्थापना करनी है. इतना सारा हमारे यहाँ संस्कृति का जुड़ाव है. जैसे मैंने कहा, रोजमर्रे की जिंदगी में आज भी मांडना चित्र बनाते हैं. मांडना आज भी मधुबनी, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण में कोलम बनाते हैं अपने राइस पाउडर से ना. और ये जिनको हम कहते हैं ग्रामीण महिलाएं, कहीं कहीं इलिटरेट, अशिक्षित कहते हैं, वो क्या बनाती हैं कि जिसको आप मंडल कहते हैं. मंडल, बस डॉट्स रख दिए, जोड़ते चले गए, और प्रतिदिन अलग मंडल बनाते हैं विदाउट एनी डिजाइन. ये क्या है? तो जुड़ाव कहाँ है आपका? आपका जुड़ाव उन नक्षत्र ग्रह मंडलों से है. आप कृत्तिका हो या सौर मंडल हो, या जितने हमारे, वो आप साक्षात यहाँ करते हैं. जैसे आपके बुद्धिस्ट है ना, वो जो काले चक्र बनाते हैं, चक्र बनाते हैं, मंडल बनाते हैं, बारीक रंगोली के साथ. हाँ, अभी कितने सारे लामा उसमें लगते हैं. यहाँ पे ये बेचारी खट 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 कर देती है, सुबह धोया किया. तो प्रिसीजन उसमें है कि आप मतलब कोई कहे कि स्केल से नाप के देख ले या एंगल को देख ले, तो सारे कोण और सारी भुजाएं इतनी प्रिसीजन के साथ बनती हैं बिना किसी एपरेटस के. ये कैसे बनती है? क्योंकि उनकी दृष्टि, और इस दृष्टि को कंट्रोल करने वाला उनका मन, उनका हृदय, उनकी भावना, वो है, वो दृष्टि में आती है. तो मैं ये कह रही थी कि जैसे हमारा वीविंग आर्ट है, पूरे देश में
चाहे रूरल हो, ग्रामीण हो, शहर जो भी हो, चाहे गामछा हो, चाहे साड़ी हो, चाहे ये मेखला हो, कुछ रुमाल हो, चंबा के रुमाल फेमस हैं। चंबा के रुमालों की एम्ब्रॉयडरी आज वर्ल्ड म्यूजियम्स में रखी हुई है। साड़ियाँ रखी हुई हैं, 500, 1000, 5000 तरीके के मोटिफ है। और ये मोटिफ में क्या क्या है? चिड़िया है, वृक्ष है, लता है, फूल है, पत्ते हैं, प्राणी हैं, हमारी कहानियां हैं, हमारे रामायण महाभारत पौराणिक कहानियां हैं, रथ है। मेरी उड़ीसा की साड़ी में जो पुराने 40-45 साल पहले खरीदी थी, उसमें तालाब है, हाथी है, सिंह है, ऊपर से प्लेन है। तो हाउ संस्कृति का दर्शन समयानुसार बदलता भी है, जिसकी वजह से ये धारा अखंड रहती है, ये परंपरा रहती है, परम अपरम चलती है। ये रूढ़ी की तरह एक खूंटे पे बंधी हुई नहीं है, इसीलिए चलती है। तो संस्कृति के जो आज हम मायने यदि निकालें आज के भारत में, तो मैं उसको अपने नज़रिया से, क्योंकि भारत में कितने सारे आस्था के बिंदु हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, पारसी हैं, कितने सारे हैं, लेकिन मैं तो जुड़ी हुई हूँ अपने सनातन धर्म से। मैं और किसी की बात क्या कर सकती हूँ? यहाँ जहाँ पे आते हैं जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह जी का नाम होता है, दशम ग्रंथ मैंने पढ़ा है, उसमें से मैंने नृत्य भी किया है खालसा के 300 वर्षों के सेलिब्रेशन में। तो शब्द भी पढ़े हैं, ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ी है, हमारे पुराण भी पढ़े हैं, वेद का भी थोड़ा अध्ययन किया है। अब ये सारी बातें यदि हमारे संगीत नृत्य में जुड़ी हुई हैं, यदि हमारे ट्राइबल फोक कल्चर से जुड़ी हुई है, जिसको हम जन संपदा कहते हैं, हमारे शास्त्रीय कलाओं से जुड़ी हुई है, हमारी आदतों से जुड़ी हुई, हमारे उत्सवों से जुड़ी हुई है, हमारे विशेष जो आबोट पहनते, जो धोती पहनते हैं विशेष पूजाओं के लिए, हमारे फूल कैसे बनते हैं, फूलों की डिजाइन कैसे बनती है, क्या क्या कहें। तो आपकी हर एक आपकी सोच में, आपके कार्य में संस्कृति यदि जुड़ी रहती है, तो जीवन में, विचार में, आपकी कार्य प्रणाली में एक बैलेंस बना रहता है। भारत के दृष्टिकोण से जब मैं बात कहता हूं कि भारत एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को संस्कृति के पाठ पढ़ाए, पूरे विश्व को मूल्य बोध सिखाया, पूरे विश्व को व्यक्ति का चरित्र कैसे हो, व्यक्ति का पूरा गठन, उसके पूरे के पूरे व्यक्तित्व का गठन कैसे हो, इस बात को बताया। तो प्रश्न ये उठता है कि कौन सा ऐसा समय आया जब हमने उस चीज को कहीं ना कहीं दूसरी पायदान पर रख दिया, हमारी प्राथमिकताओं में, सेकंड प्रायोरिटी पे, बैक सीट पर, जो भी कहें। तो ऐसा क्यों हुआ कि कल्चर हमारे यहाँ बैक सीट पर आ गया? इसके बारे में हम थोड़ा सोचें कि ऐसे बैक सीट का मतलब मैं ये भी मानती हूँ कि बैक सीट ड्राइविंग कभी कभी अच्छी होती है। ड्राइवर जब सभान नहीं होता या सिखाऊ होता है, तो बैक सीट ड्राइविंग जरूरी होती है। यदि इस तरीके की बैक सीट संस्कृति को, लेकिन वो मैं नहीं मानती हूँ। आपके साथ मैं सहमत बड़े दुख के साथ हो रही हूँ कि आज के समय में होते होते का मतलब है नॉट ओनली पिछले 50-70 वर्ष, लेकिन जब हमारा देश, मेरा भारतवर्ष, जिसका प्राण संस्कृति रहा है, भारतवर्ष की भूमि शरीर है, जैसे आपने कहा धड़कन, स्पंदन, प्राण, आत्मा क्या है, तो संस्कृति ही है जी। और जो आक्रांता आए, जिन्होंने गुलाम बनाया देश को, विशेष करके अंग्रेज, वो इतने चतुर थे कि उनको समझ में आ गया था कि यहाँ
संस्कृति भाषा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि यदि ये पेड़ गिराना हो तो जड़ों को काटना पड़ेगा। डाली काटने से कुछ नहीं होगा, डाली तो फिर निकल आएगी। जड़ों को काटने के लिए पहली चीज क्या? भाषा को खत्म करो। भाषा में ही संस्कृति निहित है ना, एक तो क्रिया में है और भाषा में है जी, बिल्कुल। संस्कृति सभ्यता को समझने की चाबी भाषा है। यहाँ की भाषाएं, एक तो जिसको वर्नाक्युलर, आई डोंट लाइक दैट वर्ड, यानी वो जैसे कि हम बड़े हैं और आप लोग हैं, वर्नाक्युलर में कहीं नो नीचे नो, का भाव है। हमारी प्रादेशिक भाषाएं, इतनी सारी मातृभाषाएं और संस्कृत से कितनी सारी भाषाएं निकली, असर है। भाषाओं को काटो, एक एक नहीं काट सकते तो करना क्या है? आपने पूरी अंगुली पकड़ ली, मुट्ठी बना दी और उसके मुट्ठी के ऊपर आपने अपना अंग्रेजी का पंजा लगा दिया। न हिल पाओ, न डुल पाओ, न खोल सको। ये अंग्रेजी उन्होंने थोप दी। एजुकेशन अंग्रेजी में, तो मैकोले का नाम अब लेना नहीं चाहिए, दुष्ट था, लेकिन वो अपने देश के लिए कर रहा था। हमारा देश उसको समझ नहीं पाया। जब समझने का समय आया तो हम समझ नहीं पाए और अंग्रेजी बरकरार रही। हमारे नेतागण भी अंग्रेजी को पकड़ के रहे और पतंग उड़ती रही, धज्जियां उड़ती रही शिक्षण की। हाथ में डोर जो पकड़ी थी वो अंग्रेजी डोर रही। देखिए, भारत में अंग्रेजों के आने के पहले तक अगर आप विल डुरांट को पढ़ें तो विल डुरांट तो प्रत्यक्ष इस बात को कहते हैं कि भारत का जीडीपी या भारत की जो अपनी आर्थिक समृद्धता थी, अगर हम मान लीजिए इसी बात को कहते हैं कि आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, आर्थिक समृद्धता ही कहीं ना कहीं आपके देश की समृद्धता का द्योतक है, तो विल डुरांट ने वो सारे आंकड़े दिए हैं जिसके आधार पर आप कह सकते हैं, और इसीलिए वो किताब अंग्रेजों ने बैन कर दी। या फिर आप एंगस मेडिसिन को पढ़ें जिन्होंने पूरी की पूरी इकोनॉमिक थ्योरी दी, जिस वक्त भारत आज़ादी के पहले किस तरह से अपनी आर्थिक सुदृढ़ता का एक प्रतीक था। मुझे बोकरे जी की वो हिंदू इकोनॉमिक्स याद आती है जो उन्होंने स्वतंत्रता के पहले लिख दी थी। अगर इकोनॉमिक्स की ही बात कर रहे हैं तो ये सारी चीजें ऐसी प्रमाण करती हैं। यही शायद मैकाले को कहीं समझ में आ गया कि अगर हमने इनके अंदर इस तरह का न्यूनता बोध नहीं डाला, इस तरह की इनके अंदर इंफीरियरिटी नहीं डाली, सेंस ऑफ इंफीरियरिटी, तो शायद ये तो फिर से खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये कितनी भी गुलामी के बाद या कितने भी आक्रमण के बाद भारत सिर्फ और सिर्फ अगर फिर से जीवित हुआ है तो अपनी संस्कृति के बल पर हुआ। बिल्कुल। आप वैदिक परंपरा को लीजिए तो वेद अगर 2500-3000 सालों से कहीं ना कहीं शाश्वत थे। 10,000 10,000 अब मतलब अभी मैं तो सिर्फ मतलब शाश्वत हैं, और वैसे के वैसे चले आ रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए कि वो संस्कृति की हमारी एक मजबूत जड़ थी। तो इसलिए मैकाले ने कहा कि एक तो इनके अंदर न्यूनता का बोध डालें, इसलिए उन्होंने हमारे को पूरे समय पराजय का इतिहास बताया। देखिए हमने कौन से एरियाज थे जहां पर हमको काम करना चाहिए था, हमने कभी नहीं सोचा कि हमारा इतिहास बोध क्या होगा। हमने हमेशा, हम इससे हारे, उसने आक्रमण किया, हम इससे हारे, इसने आक्रमण किया, हम उससे हारे। हमें आज तक कभी इतिहास में ये नहीं बताया गया कि कोई एक समय ऐसा नहीं है जब पूरा भारत देश गुलाम रहा हो। इतिहास गवाह है कि पूरा भारत देश कोई एक समय नहीं है जब गुलाम रहा हो। और मजे की बात कहते हैं, जब मैं स्टूडेंट रहा हूं हिस्ट्री का, और ये तो हिस्ट्री की बात भी नहीं है, 8वीं 9वीं 10वीं में बताया जाता है कि अंग्रेजों ने भारत को एक तरह एक किया, यूनाइट किया, और भारत नाम की कोई अवधारणा नहीं थी। तो 2500 साल पहले जब पृथ्वी सूक्त भारत कहता है तो वो कौन सा भारत है? या 2500 साल पहले उपनिषद में भारत का संदर्भ आता है तो वो कौन? तो ये जो सारा का सारा एक पूरा माया जाल रचा गया, ये इसलिए। और मुझे, आपने चूंकि स्वतंत्रता की बात की तो मैं सिर्फ एक संदर्भ देना चाहता हूं। स्वतंत्रता के समय हमारे पास जो मंत्रालय था उसका नाम था शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय। यानी तब कभी इस बात को सोचा गया होगा कि शिक्षा और संस्कृति साथ में होंगी। बाद में पता नहीं कहां से क्या उपज आई तो संस्कृति हटके पर्यटन में चला गया। हाँ, मानव संसाधन वो बात की बात, वो फिर बात की बात है। पहले संस्कृति उठ के पर्यटन में चला गया, शिक्षा सॉरी टू, और फिर मानव संसाधन। नो, आई एम सॉरी टू करेक्ट यू सच्चिदा।
बिल्कुल एजुकेशन मिनिस्ट्री जी जो कहलाती थी उसमें संस्कृति तो थी ही थी। ये राजीव गांधी के टाइम में जी एचआरडी वगैरह का हुआ संशोधन, और उसमें खेलकूद, सब आ गया उसमें उसमें। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, महिला बाल विकास, पर्यटन एक्चुअली पहले अलग होता था जी क्योंकि टूरिज्म वाज बीइंग डेवलप्ड। हम्म, उसमें ये भी हुआ कि संस्कृति को अलग कर दिया, और संस्कृति को अलग करके अलग ही रखते तो अच्छा होता। अच्छा होता हाँ। लेकिन कभी उसको यूथ एंड स्पोर्ट्स के साथ भी डाला है, एनिमल हस्बेंड्री के साथ भी 4 बताइए। महीने रहा, जब तक मैंने कहा कि मैं धरना दे रही हूँ सब हाँ, और उसको टूरिज्म के साथ तो टूरिज्म अभी बाद में जोड़ते हाँ चले जोड़ गए। दे तो ये अच्छा, मैं एक बात ये कह रही थी, जो आप इतिहास की बात कर रहे हैं उससे जोड़ के, हमारे आज के इतिहास जो पढ़ाए जा रहे हैं, जी इतिहास की पुस्तकें किन्होंने लिखी हैं? अब ये भी बात भी बाहर आ गई है, हमारे ही लोग, लेकिन एक अलग आइडियोलॉजी है। अब वो आइडियोलॉजी भी बाहर की, हमारे देश की उपज नहीं है। नहीं और उस आइडियोलॉजी के तहत उन्होंने गढ़ दी। अंग्रेज तो जो करके गए सो गए, इन्होंने नहले पे दहला डाल दिया, लगा दिया। तो आज आपने कहा भारत यानी क्या, तो भारतवर्ष को सुनहरी सूत्र में माला की तरह पिरोने वाली संस्कृति थी। चाहे वहां पे असम हो, चाहे यहाँ पे तमिल बोलते हो, तेलुगु बोलते हैं, 28 29 तो हमारी लिपिधारी भाषाएं हैं। और तो और छोड़िए कि कोई राष्ट्रकूट, प्रतिहार, कालचुरी, चोल, पांड्य, चेर, सोलंकी, वाघेला, झाला, किसी को पता है कितने सारे राजवंश कहाँ कहाँ हो गए? ये मंदिर तो आप दिखा रहे हैं, ये मंदिर, ये देखो पर्यटन, किन्होंने बनाए? अंग्रेजों ने बनाए? किन्होंने बनाए? कहाँ है उनका नाम? चंदेला। तो ये इतिहास आज भी अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं किया गया है। किया गया बिल्कुल। विजयनगर साम्राज्य का कोई नाम बताने, विजयनगर तो बहुत बात की बात है। ये आप जो ललितादित्य का कहाँ नाम आया? किसने सिखाया ललितादित्य के बारे में? बताया मारतंड में, जब मैंने जी। मारतंड के अवशेषों में मार्तंडेश्वर सूर्य का मंदिर जो कश्मीर में है, अवंतीपुर, वहां पर जब फेस्टिवल हुआ, सबसे पहले मैं ही गई। जी वो कौन थे, फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर, आज भी याद करते हैं कि लगा कि कोई वो आ रही, वो आ गई, अब जो भी आ गई। ये सारे अवशेष देखते देखते आंसू भी आते हैं। भग्न अवशेष, कहीं नाक कटी हुई, कहीं स्तन कटा हुआ है, कहीं हाथ कटा हुआ है, कहीं पूरा ये धड़ उखड़ गया है, लेकिन आज भी वो गवाह साक्षी हैं कि क्या ये चला रहा है। उसमें आइकॉनोग्राफी जिसको कहते थे, कि एक बात महत्व की बात है, आइकॉनोग्राफी बहुत एक सिग्निफिकेंट साइंस है। जी खादी की टोपी पहन ली सफेद तो आपको कांग्रेसी माना जाता था। आज आप वो क्रिकेटर जो पहनते हैं टोपी, वो पहन ली तो आपका अच्छा स्पोर्ट्स वाला कोई है, और ऐसे पीछे कर दी तो आप ब्रेक डांस भी कर सकते हो। तो आइकॉनोग्राफी ऑफ वेरियस काइंड्स, हमारे जो आइकॉनोग्राफीज हैं कि भी सरस्वती है तो हाथ में वीणा होगी, कृष्ण है तो हाथ में बंसी होगी, मुरली होगी, विष्णु है तो शंख चक्र गदा पद्म होंगे। और ये सारी जो क्या कहेंगे कि कॉन्सेप्ट्स हैं, ये कॉन्सेप्ट्स हमने साकार किए। निराकार के कितने सारे एस्पेक्ट्स को, आयामों को हमने साकार किया, जिससे कि कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति उसको समझे, अपनाए, जाने और आनंद हो। मंदिर का जो मंदिर कैसे बने, तो शरीर जो है वही मंदिर है। क्यों? शरीर 2/3 का क्या है, 1/3 क्या है, शिखर क्या है, मस्तक है। तो कितना, यानी आप खोदते चले जाओ, ये सारी बातें क्यों नहीं हमारी शिक्षण पद्धति में शामिल की गई? बिल्कुल ठीक है। और ये संस्कृति नहीं, ये संस्कृति शिक्षण है, शिक्षण थ्रू संस्कृति है, सांस्कृतिक शिक्षण है, आप जो कहना चाहो।
वासुदेव शरण अग्रवाल जी को जब मैं पढ़ता हूं तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने कहा कि ये कतई नहीं माना जाना चाहिए कि संस्कृति और अर्थशास्त्र कहीं समानांतर चलते हैं। उनका बहुत स्पष्ट रूप से कहना है कि राजनीति और अर्थशास्त्र ये सब मिलकर जब साथ में आते हैं तब संस्कृति बनती है। तो इसको अलग करके देखने की तो कोई अवधारणा ही नहीं। तो आप कैसे देखती हैं सारी चीज़? संस्कृति खीर है और दूध और चीनी मिले, राजनीति और अर्थशास्त्र, तब संस्कृति की खीर बने, जो खीर हम देवताओं को नैवेद्य रूप में धराते हैं। बिल्कुल, आपने वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने ये बात यही कही बात कही, बिल्कुल है सही ना? कहा। तो इस नई शब्दावली जी, की आप जो बात कर रहे हो, मुझे हंसी इसलिए आ रही थी। संस्कृति किस खेत में उगती है, किस पेड़ का फल है कि जो आप तोड़ें कितने किलो की कितनी। घूम फिर के बात ये है कि हम लोग इतने दूर चले गए हैं हुँ, अनकॉन्शियसली, कहीं कहीं कॉन्शियसली। हम एक जाल में फंसे हुए हैं। हुँ, शब्द शब्द आते कहाँ से हैं? हुँ, विचारों में जो परिवर्तन आता है, जी, विचारों हमारे अपने मूलभूत विचारों पे, आदर्शों पे जो ठेस लगती है, जो आघात होते हैं, आघातों को हम नहीं समझ पाते हैं, सोच रहे हैं कि ये तो हमें कुछ और जानने सीखने की प्रक्रिया है। जी, वो आघात है, वो हम नहीं समझ हुँ, पा रहे हैं। ये जो एक मूढ़ता, जड़ता, स्टुपिडिटी, ये जो आ गई है, उसका जितने शब्दों में उसकी निंदा की जाए वो कम है। और मेरा दुख एक और है कि चलो आज हम लोग खुली बात कर रहे हैं, और मुझे तो बहुत जिंदगी में मैंने झेला है, सुना है। कल ही कोई कह के गया, आप बिना लाग लपेट के बोलती हैं। हुँ, तो मैंने कहा, लंगोटी आप पहनो, मैं नहीं पहनूंगी, मेरे शब्द नहीं पहनेंगे। यानी क्या है ये तरीका कि आप खरी खरी बोलती हैं, तो खोटी खोटी आप बोलो, मैं तो खरी खरी बोलती हूँ। हुँ, आप समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाहती हूँ? एक, आप महिला स्त्री हो। दूसरा, आप कलाकार हो। हुँ, तीसरा, आज जो है उसको कॉलिंग स्पेड अ स्पेड, ये भी किसी ने टीवी डिबेट में भी परसों तरसों कहा, यू शी ऑलवेज कॉल स्पेड अ स्पेड। तो मैंने कहा, स्पेड को मैं एक्स कहूँ? हुँ, क्यों? पूछा जाए कि ऐसी क्या बातें हो गई हैं कि हम जो है उससे कहने में डर महसूस करते हैं। कोई क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, आगे कहाँ तक बात पहुंचेगी। ये जो एक चक्र चला है, उस चक्र का, ये चक्रव्यूह है, उसका छेदन करना ही पड़ेगा। और मैं अभिमन्यु नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। अभिमन्यु अंदर गया, बाहर आने की कला नहीं मालूम थी उसको। मैं अर्जुन हूं, अंदर भी जाऊंगी, बाहर भी निकलूंगी, और इसका करना ही पड़ेगा। रियलिटी चेक जो कहते हैं ना, ग्राउंड रियलिटी क्या है, कहाँ है आज? तो ये सारे शब्दावली जो गढ़ी गई है, उसको उठा के फेंको। इनटेंजिबल यदि नहीं है जीवन में, तो क्या है? मोबाइल फोन है, और क्या है? कंप्यूटर है, और क्या है? रेफ्रिजरेटर है, और क्या है? मोटर गाड़ी है, और क्या है? बैंक बैलेंस है, वो आज है कल नहीं है, पता नहीं है। इनटेंजिबल क्या है? इनटेंजिबल आपकी सांस है, हुँ, इनटेंजिबल आपके विचार हैं, इनटेंजिबल आपके मूल्य हैं, आदर्श हैं, आपके सिद्धांत है। इनटेंजिबल क्या है? ये हवा है। कोई कैसे, हाथ में हवा है? नहीं है, इसके बिना आप मर जाओगे। ये इनटेंजिबल है, जो आपका प्राण है। संस्कृति ये है। हुँ, आप क्वांटिफाई करो ना कि आप सांस में कितना क्वांटिटी की आप हवा ले रहे हो। कर सकते हैं आप? कोई नहीं कर सकता है। अनुलोम विलोम कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए, वो हर एक का, प्रत्येक व्यक्ति का अलग होगा। सांस खींचने की शक्ति अलग होगी, उसको पचाने की, शरीर में एब्जॉर्ब करने की शक्ति अलग होगी। संस्कृति वो है। उस शक्ति को हम समाज में बढ़ाने के बदले हम तो नाक ही दबाए चले जा रहे हैं। कहाँ जाएगा प्राण? तो सॉरी सचिदा, जी, मैं
मुझे जो एक आक्रोश अनुभव होता है, एक उद्वेग, एक पीड़ा, एक दर्द कि ये खतरनाक समय से हम गुजर रहे हैं, इसको यदि यहाँ पर if we do not address it right now and cut it and bring it back where it belongs, to the highest pedestal in our thinking, in our politics, in our sociology, in our society, ये यदि अभी नहीं किया गया तो आप यकीन मानिए शरीर तो फूंक दिया जाएगा, प्राण निकल जाएगी। ये जो आपने बात कही कि अगर आप देखें इतने सालों का कई वर्षों का इतिहास उठा लीजिए, आज से 500 साल पहले, आज से 700 साल पहले फला को किसी राज्य में कौन व्यक्ति राज्य करता था नहीं मालूम होगा, लेकिन उस राज्य में अगर किसी कवि ने कोई रचना लिखी है, किसी शिल्पकार ने कोई शिल्प गढ़ा है, कोई कलाकृति निर्मित हुई है, तो वो अनवरत आपके पास आज तक है। मैं आपको जी। एक छोटा उदाहरण देना चाहती हूँ, बहुत सुंदर है। तो संस्कृति वो है, प्रवाह है, रस प्रवाह है, रस, एसेंस, टेस्ट, फ्लेवर, लेकिन खून रस है शरीर का, आनंद रस है। यदि रस नहीं है तो जिंदगी नीरस है। तो उसका उदाहरण क्या है कि राजा भोज अपने 2 महान कवियों के साथ बगीचे में घूमने चले, उज्जैन की बात है। सामने एक पेड़ जो शायद बिजली गिरने से सूख गया था, तो राजा भोज ने पूछा, वररुचि सामने क्या दिख रहा है? तो वररुचि कहता है, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे। पहले तो आप उसकी ध्वनि पकड़िए, शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे, ठा 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 जैसे AK-47 चला दी उसने। मतलब क्या कि शुष्क यानी सूखा हुआ, ड्राइड अप, काष्ठम लकड़ा, तिष्ठति खड़ा है, अग्रे सामने। और कालिदास, तुम क्या देख रहे हो? कालिदास कहता है, नीरस तरुवर पुरतो भाति। क्या बात, बहुत सुंदर। नीरस तरुवर, तरुवर यानी एक जो महान वृक्ष था, आज नीरस हो गया है। पुरतो मेरे सामने भांति, प्रकाशित आज भी है, प्रकाशमान है। अब ये फर्क है संस्कृति और असंस्कृति के बीच का। शुष्कम काष्ठम तिष्ठति अग्रे इससे मुझे एक बहुत मतलब मैं जहाँ अक्सर कहीं एक उदाहरण देता हूँ, लोगों के साथ जब चर्चा करता हूँ तो कहता हूँ कि आप जब सुबह घूमने जाते हैं तो क्या करते हैं, आप अपने कान में एक श्रवण यंत्र लगा लेते हैं और उसमें पता नहीं किसी का भजन सुनते रहते हैं। मैं कहता हूँ देश के सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ भजन गायक का भी भजन सुनते हो तो मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि जो प्रकृति का संगीत और प्रकृति का नाद छोड़कर इस यंत्र में फंस गए हैं, वो कैसे किसी संगीत का और संस्कृति का आनंद ले सकते हैं। सोनल जी, मैं कई बार उदाहरण देता हूँ कि मुझे लगता है कि दुनिया का सबसे अच्छा संगीत कौन सा है, तो मैं उदाहरण बहुत मजेदार सा देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब चौके में गृहिणी रोटी बना रही होती है चकला बेलन पे, तो चकले में थोड़ा सा प्ले होता है, खटखुट 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 आवाज और आती है और की चूड़ियों की खनक रहती है, और वो चूड़ी जब बेलती है तो वो एक लय आती है। उसके साथ वो तवे पर चिमटे से जब रोटी को उलटती है, फिर उसको आंच पर सेकती है, फिर वो रखती है, और वो पूरा का पूरा अगर आप कहीं बाहर बैठ के सुने तो वो जो रिदम है, आप तो खैर रिदम की एक तरह से शीर्षस्थ गुरु हैं आप, तो आप सोचेंगे कि वो जो नाद है, वो जो लय है, मुझे बताइए जीवन में इससे अच्छी कहीं लय है? और अगर हम संस्कृति की उस लय को नहीं पकड़ पा रहे हैं तो फिर ये तो हम सच में शुष्कम काष्ठम ही है। क्यों, रोटी बनाने की मशीन आ गए? हाँ, मशीन आ गई है, तो इसलिए कौन सा चकला बेलन? आपने अभी वो जो उदाहरण दिया कि घर के सामने बहुत खूबसूरत सा कोलम, रंगोली बनाते हैं, लेकिन आलपना। मैं तो आपको और भी क्रूड उदाहरण देता हूँ बहुत ही, कि अगर सुघड़ गृहिणी है जिसके अंदर कोई सांस्कृतिक दृष्टि है, तो वो सिर्फ कपड़े सुखाने की जो उसकी पद्धति है, आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि इस महिला के अंदर दृष्टि कितनी अच्छी है। तो वो तार पर जब जिस तरह से कपड़े सुखाती है तो ऐसा लगता है मानो तोरण उन्होंने बना दिया। ये जो एक अंदर का भाव है संस्कृति का, अगर हम उसको बहुत ही कहें शुष्क भाषा में कि उसको हम क्वांटिफाई कर रहे हैं,
मेजर कर रहे हैं, डिलीवरेबल्स में जा रहे हैं? ये प्रश्न मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि ये जो समय आया है, इसमें विशेषकर मैंने देखा है कि अब जब से ये ऑनलाइन का ज़माना आ गया और सारी चीज़ें हो गईं, तो जो सबसे ज़्यादा जो शोषण का शिकार हो रहा है, वो हमारा कलाकार पूरा का कलाकार कलाकार वृंद है। क्योंकि उनको लगता है कि ऑनलाइन ही तो करना है, आपको क्या कष्ट हो रहा है? आप अपने घर में ही तो बैठे हैं। वो नहीं समझ पाते कि इनकी पूरी की पूरी ये रचनात्मक मेधा है, तपस्या है तपस्या जिंदगी है, भर की, जो साधना आपको है। यूं करके दे रहे जी, हैं। तो आप इस बारे में क्या सोचती हैं कि अगर मान लीजिए यही आगे चलने वाला है, ओ बाबा, तो इसके लिए कलाकारों की दृष्टि से कलाकार भी नहीं, मैं कहता हूँ कि जो संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, उन तमाम लोगों की दृष्टि से इसमें कहीं कोई कोई बदलाव, कोई सोच में बदलाव आए, कोई समझदारी आए, कहीं किसी तरह नहीं तो फिर एक बार क्या होगी और ये हमेशा हुआ है ये चल खासकर कलाकार को हमेशा आपने सोच लिया कि हमेशा वो मांगे ही। हम खुद होके उसको कहीं देने की बजाय हम ये सोच रहे हैं कि कलाकार है, संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं, पर उनको मांगना चाहिए। इससे कब हम निकलेंगे बाहर? ये बहुत ही संवेदनात्मक बिंदु है। इट्स अ वेरी, आपने मेरी दुखती रग पे उंगली दबा दी। मेरी यानी अ, कला जगत की, जी। कलाकारों की मानसिकता तब से आई कि मंदिरों में आश्रय, राज्याश्रय, हुँ, और 1947 से लेकर सरकार का बहुत बड़ा एक रोल रहा, जी। महत्वपूर्ण भूमिका रही। और उस वक्त मैं आपको बताऊं कि यदि उसको भी मुझे एक तारीख देनी हो, तो 2003 तक की मैं तारीख दे सकती हूँ, गिव और टेक अ फ्यू इयर्स इन बिटवीन, सरकारें बदली वगैरह। कलाकारों का यानी, मैं अपनी बात बताऊं कि हम लोगों का ये आदर था कि वी वर द सेलिब्रिटीज। आप जिसको आज फिल्मी जगत की तरह वुड 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 जो नाम पड़ गए हैं, यानी लकड़ी, वुड यानी लकड़ी, शुष्कम काष्ठम, बॉलीवुड, टॉलीवुड से छॉलीवुड पैसा। मॉलीवुड, हॉलीवुड जो भी है। और फिर एक पिताजी खेलते थे, दादाजी कहते थे एक गेंद के पीछे 11 लोग भाग रहे हैं, कौन सी बात है ये। यानी सेलिब्रिटी स्टेटस, जो एक ये भी शब्द आ गया है हुँ। कि महत्वपूर्ण, और जो जिनके साथ ग्लैमर ग्लिट्स जुड़ा हुआ है, ताम झाम जुड़ा हुआ है, जिसके पीछे लोग भागते हैं, जिनके ऑटोग्राफ लेने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए, ये सारी बातें। हम लोग सेलिब्रिटी थे, कलाकार सेलिब्रिटी थे। आप याद कीजिए, चाहे पंडित रविशंकर हो। जी। एंड बाय द वे, मैं ये बताना चाह रही हूँ दर्शकों को, ये कितनी बड़ी बात है लेकिन कितनी खोटी बात है। आज तक राज्यसभा में 2 ही प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन कलाकार, पंडित रविशंकर, उसके बाद मैं, इतने लंबे अरसे में। बाकी स्पोर्ट्स, सिनेमा, ये वो, ठीक है। तो कलाकार मांगे हमेशा, कलाकार हमेशा क्यू में खड़ा रहे, कलाकार का हाथ हमेशा यूं रहे। कलाकार तो ये रहे लेकिन देने के लिए, आप में आनंद, संस्कृति, संस्कार उड़ेलने के लिए। ये हाथ हमारा है, लेने के लिए नहीं है। हम लोग जो हैं देते हैं। मैं एक बात कहूँ, कोरोना फ्रंटलाइन वॉरियर्स की बहुत बात चली, हम लोगों ने भी थाली ताली किया, दीपक प्रगटाए, और जहाँ कलाकार सहाय फंड भी अपन ने खड़ा जी, किया। जी। बहुत लोग एक दूसरे को मदद कर रहे हैं क्योंकि और कोई मदद नहीं हो रही है। लेकिन कलाकार आज की तारीख में घर में बैठ के भी गाना सुना रहे हैं, सितार बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, सिखा रहे हैं। वी मे नॉट बी द फ्रंट लाइन, लेकिन आपकी बैक लाइन उतनी ही सशक्त है और होनी चाहिए। यदि दीवार सशक्त नहीं है तो दरवाजा टूटेगा। ये तो कोरोना निकला, महामारी निकली, अब कौन बचा है? कौन बचा है? कलाकार बचा है, जो कला की संवेदना को अपने में संजोए हुए है, जो जैसे दीपक में घृत है,
दीपक में यदि आप तेल या घी ना डालो तो दीपक बुझने लगता है। संस्कारों का, संस्कृति का, समाज का दीपक बुझने लगेगा यदि कला के नाम का तेल घी उसमें नहीं डालते जाएंगे। निरंतर आपूर्ति होनी चाहिए। तो कलाकार का जो स्टेटस है वो हमेशा से ऊंचा था। राज नर्तकियों को राजगुरु और राजा के समान आसन, समान राज छत्र दिया जाता था। देवदासी कहते थे, दासी यानी दास भाव नहीं, लेकिन समर्पण भाव टू अ हायर आइडियल, टू हायर बीइंग, टू द हायर पावर। और यही तो पावर है जो प्रकृति हम कहते हैं, जिसके सामने सबने हाथ खड़े कर दिए, चाहे वो चाइना को, अमेरिका को, रशिया को, कोई हो। कौन है वो पावर? हम उस पावर के साथ जुड़े हुए हैं, उस पावर के हम साक्षात दर्शन कराते हैं। लोग रोते हैं, कहते हैं कि देयर वाज अ प्रेजेंस, रोमांच हो गया, एंड दे सिट लाइक दैट। मेरे अपने कार्यक्रमों में बहुत बार हुआ है, संगीत के कार्यक्रम में आप देखेंगे। क्यों होता है, क्या है वो? तो कोई उसका क्वांटिफिकेशन आप कर सकते हो, कोई अर्थशास्त्री बता सकता है, कोई पॉलिसी मेकर बता सकता है कि ये क्या होता है, आपको क्या दिया जा रहा है, आप क्या लेके जाते हैं। तो कला आपको उदात्त बनाने के लिए है। ये एक संदर्भ मुझे कहीं पढ़ने को मिला था कि एक फिलोसोफर से पूछा कि साइंटिस्ट और कलाकार में कौन श्रेष्ठ है। तो उस फिलोसोफर ने जवाब दिया कि जैसे न्यूटन ने जो खोजा, अगर न्यूटन नहीं खोजता तो कोई और खोज लेता। गैलीलियो ने जो खोजा, वो अगर गैलीलियो नहीं खोजता तो कोई और खोज लेता। लेकिन जो कलाकृति मान लीजिए राजा रवि वर्मा ने बनाई, वो राजा रवि वर्मा भी दोबारा चाहे तो नहीं बना सकते। या जो नृत्य आज सोनल मानसिंह कर गई, वो नृत्य सोनल मानसिंह भी चाहे तो दोबारा नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो एक ईश्वरीय रचना है जो कलाकार और ईश्वर के साथ जब तादात्म्य में स्थापित होता है तब वो निर्मित होती है, और वो एक ही बार निर्मित होती है। आप भी जानती हैं, आपका कल का परफॉर्मेंस आज से बेहतर हो सकता है, आज से अलग हो सकता है, लेकिन वही नहीं होगा, क्योंकि जो आज आपने रच दिया वो आज के लिए रचा और शाश्वत हो गया। तो ये जो है, ये कलाकार और एक तरह से उसकी ईश्वरीय तत्व के साथ जो एक अंतर संबंध है। दुर्भाग्य ये है कि इसको कोई ज्यादा लोग समझने की आज स्थिति में नहीं है, और अब हम हर एक चीज में कहीं ना कहीं उलझ गए हैं। एक बात और हम यहाँ पर चर्चा करना चाहेंगे। भारत कहने पर आप पूरे विश्व में घूमिए, विश्व के कई देशों में आपने अलग अलग स्तरों पर विश्व के कई देशों में यात्रा की। 87 या 90 जी। मैं तो आंकड़ा यूं गिना नहीं रहा था कि मैंने कहा वो मैंने यूएनओ, बोल दिया मैंने कहा कि यूएनओ जैसे में कितने हमारे देश हैं उतने ही हमारे दर्शक भी तो जाने। जी। तो मैं सिर्फ ये कहता हूं कि भारत कहने पर जो पहला शब्द सामने वाला दूसरे देश का आपके सामने व्यक्त करता है, वो शब्द क्या होता है? कल्चर, संस्कृति। तो अब हम बात करते हैं कि जब हम भारत की आइडेंटिटी, भारत की पहचान क्या होनी चाहिए? भाव राग ताल। हाँ भाव, जी। भाव एक्सप्रेशन, या आपके अंदर 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 की अंतरतम भावनाएं जो आप प्रकट करते हैं। राग, राग का अर्थ अनुराग यानी प्रेम भी है, प्रेम भी है, अफेक्शन, लव। और राग का मेलोडी, म्यूजिक भी है। ताल, रिदम तो है। ताल दो शब्दों के बीच का अंतर भी है। एक दो ताली ये मारी तो ये ताल भी है। और ताल जीवन की रिदम है। ताल आपका बिगड़ा सांसों का तो आप मर गए या बीमार पड़ गए। भाव राग ताल भारत। जी बताइए। तो अगर हम भारत को इस दृष्टि से देखते हैं तो कोई कहे कि भारत एक साइंटिफिक पावर है, भारत एक इकोनॉमिक पावर है, भारत एक मिलिट्री पावर है, ये सब चीजें तो नहीं आती। भारत क्या है? भारत एक कल्चरल एंटिटी है। आपके शब्दों में और हम मेरे शब्दों में और हमारे ये जो एक सॉरी टू मुझे सॉफ्ट पावर हाँ। यानी इसको दांत मारने की भी जरूरत नहीं, ऐसे निकल जाओ। स्ट्रॉन्ग पावर। जी, अब मैं उसी पे आ रहा आई प्रीएम्प्टेड यू। तो मुझे अब हम इस बात को कब कहना शुरू करेंगे कि हमारे दिमाग से हमें ये सॉफ्ट पावर का, एक तो सबसे बड़ी बात क्या है कि हम बहुत ज्यादा एप संस्कृति में विश्वास करते हैं। सॉफ्ट पावर का कंसेप्ट ही कुल मिला के 1990 का है, कोई बहुत पुराना कंसेप्ट है नहीं। संस्कृति की धारा हमारे यहाँ हजारों वर्षों से बह रही है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमने ये महज
20-25 साल पुराने कंसेप्ट को अपने अंदर ऐसा आत्मसात आत्मसात कर लिया मानो यही हमारी रोजी रोटी बन गई। तो अब हम कब इस बात से उबरेंगे और किस बात को हम सोचेंगे कि भारत का जो अपना विश्व के सामने जो चेहरा है, ये चेहरा सांस्कृतिक चेहरा है और ये सांस्कृतिक चेहरा मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग पावर है। इसलिए जब सॉफ्ट पावर और इसकी बात आई थी तो किसी ने मुझसे कहा कि सॉफ्ट का विपरीत तो हार्ड पावर हो गया। मैंने कहा नहीं, कल्चर हार्ड पावर नहीं है, कल्चर स्ट्रॉन्ग पावर है। तो मैं आपको एक तरह से मैं प्रेरित कर रहा हूं, उत्साहित कर रहा हूं कि आप देश को दिशा दें। आप मुझे उकसा रहे हो। मैंने अच्छे शब्दों में कहा कि आप दिशा दें कि कब हम इस बात को समझेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग पावर है। संस्कृति हमारी एक मूलभूत प्रेरणा शक्ति है इस देश की, इसको अब हम कब समझेंगे? अभी मैं ये दृष्टांत दे रही हूं कि संस्कृति के अंदर ही योग भी आ जाता है। ठीक है ना, योग कोई अलग वो नहीं है, संस्कृति सांस्कृतिक धारा का एक अंग है। योग क्या है? तो भाई आपने आसन कर लिया, हठ योग कर लिया, ज्यादातर यही है। आदि योगी कौन है? तो शिव है, लेकिन शिव तो नटराज है। आदि योगी के स्वरूप में दुनिया के किसी हिस्से में उनको जाना नहीं गया, लेकिन दुनिया भर के जो म्यूजियम है, संग्रहालय हैं, चाहे बर्लिन हो, चाहे बॉस्टन हो, चाहे लंदन हो, कहीं हो दुनिया में, मैंने मात्र नटराज देखा है। तो मैं हमेशा पूछती हूँ कि नटराज क्यों भाई? क्यों नहीं योगी राज, कबीराज, नेता राज, वैद्य राज? वाई नटराज? तो यही भारत की पहचान है कि नटन यानी नृत्य, नृत्य में संगीत, मुद्राएं, दर्शन, फिलॉसफी और आपकी सारी जो साहित्य है, पोइट्री है, हर चीज उसमें जुड़ जाती है, इसीलिए उनको नटराज कहा। और यदि आज आप योग को अकेले ढकेल रहे हैं, हम लोग अच्छा है, यानी प्रसार प्रचार हो गया है, तो ये कौन सी संस्कृति का अंग है? कोई बताए कौन सी संस्कृति का अंग है? तो यदि हम ये नहीं कि भाई ये पूरा एक थाल है, थाल में से आपने एक चीज उठा के ये दे दी, बाकी का क्या? ये तो थाल की बात करो। 56 भोग यहाँ है, संस्कृति 56 भोग है और 56 भोग ही धरे जाते हैं। नैवेद्य भोग चढ़ाते हैं 56 का, उसमें से एक अकेला नहीं चढ़ सकता। तो ये अन्नकूट है, भारत की संस्कृति अन्नकूट है। भारत की संस्कृति, मैं कहूंगी हिमालय भी नहीं, हिमालय तो अभी बह रहा है। भारत की संस्कृति वो नहीं है। भारत की संस्कृति क्या है? पंचतत्व से मिली है। पंचतत्व कभी विलीन नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। और क्या हमारा दर्शन है कि जब प्रलय होगा, और होता रहा है, मनवंतर बदलते हैं, इयॉन साइक्लिक इयॉन्स बदलते हैं, समय चक्र, काल चक्र, पृथ्वी कितनी बार बनी, कितनी बार बिगड़ी। एक छोटा ग्रह है अपने सौर मंडल में, करोड़ों सौर मंडल है स्पेस में। स्पेस पता नहीं असीम हम कहते हैं, अनंत है, असीम है। अब ये सारी बातों को हमने ऐसे डाल दिया, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। और क्या? नारद से सुक व्यास रहे, नारद शुक व्यास बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद से सुक व्यास रहे, पचिहारे तऊ पुनि पार न आवे। तब कर करके थक गए, उसका पार नहीं समझ पाए, और छोर नहीं दिख रहा। ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कहां से कहां ले आए? मेगा से मिनी, मिनी से मेगा। दिस पैरेललिज्म इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर संस्कृति। जो आपने कहा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, वही बात है। तो यही बात मैं कह रही हूं कि संस्कृति ये सारा दर्शन आपको देती है ऐसे ऐसे बातों में, जो कोई अशिक्षित
रूरल गांव वाला भी समझ जाता है, गांव वाले हमसे बल्कि ज्यादा ज्यादा समझते हैं। जी हम लोग इस टर्मिनोलॉजी में फंस गए हैं। टर्मिनोलॉजी, अरे भाई आज की तारीख में यदि मैंने वर्चुअल नहीं कहा, वायरल नहीं कहा, ये नहीं कहा, वो नहीं कहा, तो सोनल मानसिंह डांस तो करती है लेकिन शी इज नॉट ओकुरां, शी इज नॉट विद द टाइम्स, right. उसको उसको ये सब नहीं मालूम है। हे भगवान, सर पीटो अपना, कम बैक टू द पॉइंट बेबी। ऐसे वो कहते हैं यो बेबी, मैं कहा मैं यो बेबी कर दिया तो क्या हो गया, इसको बंद करो तो आपने सिम्हा मुखा बना दिया। जी व्हाट इज सो ग्रेट अबाउट ऑल दैट? व्हाट इज ग्रेट? उसको तो आप यहाँ निकलने जाने दे रहे हो, उसकी मुट्ठी बना लो, संस्कृति की मुट्ठी बना लो, एंड दैट इज योर स्ट्रॉन्ग पावर। ये आपकी शक्ति है, ये आपकी पहचान है, ये आपकी अस्मिता, ये आप है। अनंत अनादि अनश्वर अखंड, ऐसी भारतीय संस्कृति और ऐसा भारतीय संस्कृति का दर्शन, और यही हमारी सबसे मजबूत शक्ति, यही हमारी सबसे प्रतिनिधि शक्ति, यही भारत का चेहरा। विश्व में पूरे परिदृश्य में अगर कोई चीज उभर कर भारत के बारे में आती है तो वो है संस्कृति। और यही सब बातें आज हमने आदरणीय डॉक्टर सोनल मानसिंह जी से जाननी चाहिए, समझनी चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमारी संस्कृति को पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ, सबसे महान बनाती हैं, अक्षुण्य बनाती हैं, और वही भविष्य में भी हमें प्रगति का रास्ता दिखाएंगी, उन्नति का रास्ता दिखाएंगी, सत्कर्म और सद्भाव का रास्ता दिखाएंगी। भविष्य दूर नहीं है, आज से ही है। आज की बात डॉक्टर सोनल मानसिंह के साथ बहुत सारी बातें हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आईं और आपने बिना लाग लपेट खरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हमें बताई। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करता हूं कि ये बातें सिर्फ बातें न रहें, कहीं न कहीं वो हमारे जीवन में उतरें, कहीं न कहीं वो हमारे सोच में उतरें, कहीं न कहीं वो हमारे संस्कार में उतरें, तो शायद हमारा ये प्रयास और अधिक सफल होगा, सिद्ध होगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।